हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता आपका आपके चैनल आरके जीएस 2.0 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपका पेपर 1 मार्च को है, तो हमने क्या किया, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं जो एग्जाम में हो सकता आ जाए, तो हमने क्या किया, लगभग 50 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन की सीरीज बनाई। 50 क्वेश्चन हो सकता होगा एक वीडियो में, 15-20 क्वेश्चन एक वीडियो में होगा, जो आपको वो एग्जाम में आएगा ही आएगा, बस डाटा केवल चेंज रहेगा इतना मात्र। और उसके बाद पेपर में आप देखिएगा इस तरह के सवाल भर भर के ही आएंगे, ठीक है। और अगर आप बहुत ध्यान से मतलब कि चैनल पर पहली बार है, आप चैनल पर मतलब पहले से ही हैं, तो आप एक नोटबुक या एक मतलब रफ कॉपी या कुछ भी और पेन के साथ बैठिए, तब आपको अच्छा लगेगा। और मतलब सवाल मतलब लगाने से पहले भी कोशिश करिए सवाल को लगाए, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां तक हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए इसे। अगर वीडियो पसंद आए लास्ट में इसे एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस तरह के सवाल एग्जाम में अभी हाल फिलहाल पूछे भी गए हैं और ये सवाल प्रीवियस ईयर ही है। हम लोग क्या करें, प्रीवियस ईयर प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मतलब एग्जाम में आने के लायक है, मतलब आएंगे ठीक है। थोड़ा आपको ठीक है, हाँ, थोड़ा आपका कंसेप्ट भी रिवीजन हो जाएगा। इसमें क्या है, आप सवाल को पढ़िए एक बार, कोशिश करिए, देखिए लगा पा रहे अच्छी बात है, नहीं लगा पा रहे पर सोल्यूशन देखिए। कह रहा है, एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, मतलब इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आया भी है, आपकी बुक में भी दिया गया। एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर धातु का भार 4.5 ग्राम। आपके दिमाग में आएगा करेंगे कैसे, तो आप कुछ मत करिएगा, वहां पर देखिएगा ध्यान से, प्रश्न आपको नहीं लिखना, वहां पर आप क्वेश्चन आंसर नंबर जितने का रहेगा उतना डाल के आप रखिए। उसके बाद आप क्या करिए, देखिए जब सवाल लगाएंगे ना, सबसे पहले फिगर आप बना लीजिएगा। फिगर बनाएंगे तो आपको फायदा ही होगा, आपको भी एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि हाँ बच्चे को मतलब ठीक ठाक आता है। कह रहा मतलब एक ठोस धातु बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे, जैसे एक बेलन है, इसे मान लेते हैं, इस तरह बेलन है, इसके दोनों सिरे मतलब इधर वाला एक सिरा है, इधर एक सिरा है, अर्धगोलाकार है। अर्धगोलाकार का मतलब समझते हो, जैसे इधर भी आधा गोला इधर भी, ठीक है। और कैप्सूल वाला आपने पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा फिर देख लीजिए। इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर, मतलब संपूर्ण ऊंचाई का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई, उसे हम कहेंगे 19 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना दिया गया, 7। व्यास का मतलब देखो दोस्त, व्यास इस तरह होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा कितना व्यास, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जिससे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, या एक सेकंड हम दिखाते हैं दूसरे पेन से, या यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कह सकते हो, ये कितना हो जाएगा, 7/2, मतलब कह सकते हो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इधर का भी 3.5 हो जाएगा, इधर का भी 3.5 हो जाएगा, मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी, 3.5 कहने का तात्पर्य है। अगर ये 3.5 हो जाएगा, ये भी 3.5 हो जाएगा, तो ये जो बचेगा ये वाला पोर्शन जो उसकी बेलन की ऊंचाई कहलाएगी, मतलब बेलन जो बीच में रहेगा उसकी ऊंचाई 7, 19 में 7 घटाओगे तो 12 आएगा। कितना आएगा, 12, मतलब 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी बेलन की। अब देखिए ध्यान से, आपसे कह रहा है कि ठोस का भार ज्ञात करने के लिए आप पृष्ठ क्षेत्रफल न निकालिए, आयतन निकालेंगे। जब तक सरफेस को पेंट करने के लिए कहा जाएगा तभी आप वहां पर पेंट करने के लिए कहा जाएगा, या फिर कवर चढ़ाने के लिए कहा जाएगा, तब वहां पर आप क्या करेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। जबकि भार कहेगा, वजन कहेगा, या फिर वॉल्यूम, मतलब आयतन कभी कभी कहता है, नहीं कहता लेकिन फिर भी वॉल्यूम ही निकालते हैं, या फिर उसमें मतलब एक मान लो कुछ भरा कंटेनर वजन करना हो तो हम क्या करेंगे, भार मतलब आयतन ही निकालेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। या इसमें लिक्विड भरा हो, या दूध भरा, या पानी भरा, कुछ भी भरा, तो हम क्या करेंगे, वहां पर आयतन ही निकालते हैं, ठीक। अच्छा, ये तो माइक खराब हो गया, देखो। अच्छा, यहाँ से देखो, कह रहा अब ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है, दो अर्धगोला है और एक क्या है, बेलन। तो आयतन निकालने के हम जानते हैं, मतलब ये क्या है, एक ठोस है, ठोस का आयतन बराबर लिख दीजिएगा, ठोस का आयतन बराबर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक बेलन है तो लिखिएगा बेलन का आयतन, और प्लस लिखिएगा 2 अर्धगोला तो लिखिएगा 2 अर्धगोले का आयतन, बस। और कुछ खास आपको करना नहीं, फार्मूला बस याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप बहुत गंभीर स्थिति में, ठीक है। बेलन का आयतन आप जानते हैं, देखिए। अच्छा, रेडियस क्या करेंगे, आर तो दोनों में सेम ही है, तो आर को अलग अलग मत मानना, ठीक है, मतलब R1 R2 नहीं मानना यहाँ पर, ठीक है, सेम आर है यहाँ पर। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस 2 अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अगर आप यहाँ से पाई कॉमन लेना चाहते हो पाई ले सकते हैं कॉमन, और आर स्क्वायर भी कॉमन लेना चाहते ले सकते हो, कोई समस्या नहीं। पाई आर स्क्वायर इसमें दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर क्यूब दिख रहा है, तो स्क्वायर तो कॉमन ले सकते हैं।
तो ले लीजिए पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, आपके पास बचेगा एच प्लस 2 दूना 4/3 और एक यहाँ आर बचेगा। ठीक, पाई का मान पता नहीं, पाई का मान इसमें क्या रखना है, वैसे पाई का मान इसमें दिया कुछ नहीं, तो हम 22/7 ही रखेंगे, शायद 3.4 दिया था क्या, हम ध्यान नहीं दी। आर का मान कितना दिया गया, आर का मान 3.5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3.5 मतलब 7/2 गुणे 7/2, अंदर एच एच का मान कितना है 12 है, प्लस 4/3 और आर का मान 7/2। ठीक है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो यहाँ से हो जाएगा 22, 7 से बल्कि काट दीजिए, 2 से काटेंगे 11 बच जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर देख लीजिए 11, क्या बचेगा 11, और यहाँ पर बचा है एक 7 बचा और बटे बचा 2, अंदर आप देख लीजिए बस 2 सते 14, 14/3 12 प्लस 14/3, तो यहाँ से आप करेंगे 3 बातें 36 बातें 36, एक बार ले देते हैं 11 गुणे 7/2 गुणे 12 36, 36 में 14 जोड़ेंगे भाई कितना होगा, 36 4 40, 40 10 50, 50/3। ठीक है, एक बार देख लीजिए 12 3 36, 36 में 14 जोड़ेंगे कितना आएगा 40 आएगा, 36 में 4 जोड़ेंगे 40 आएगा, 40 में 2 जोड़ेंगे 50 आएगा। 2 से काटना चाहे 2 से आप काट सकते हैं, नहीं काटने का कोई फायदा हमें दिखता नहीं, वैसे देख लेते हैं, अब गुणा ही करना पड़ेगा, 11 गुणे 25 7 175 और बटे कितना हो जाएगा बटे 3। ठीक है, अब देखिए गुणा करेंगे 11 का, इसमें 5 का 5 लिखेंगे, 7 5 12 का 2 लिखेंगे, और 7 1 8 1 9 8 1 9 और 1 का 1 लिखेंगे, और बटे कितना हो जाएगा 3, या 11 5 55 हो जाएगा, 5 हासिल जाएगा 77 77 5 82 हासिल 8 गया, 11 कम 11 8 19, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अभी आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि वॉल्यूम कितना आ गया। ठीक है, नहीं समझ में आया, अब दोबारा ध्यान से देख सकते हैं, हमने पाई आर स्क्वायर में कॉमन लिया, प्लस 4/3 आर हो गया, आर का मान बस आपको उठा के यहाँ से रखना था, 7/2 था, हमने 7/2 रख दिया, 2 से काटेंगे 4 2 बच जाएगा, 7 दूना 14/3, 3 का गुणा 12 में करेंगे बात 36, 36 से 14 जोड़ेंगे 50 10/3, यहाँ 7 7 से कट गया, 2 से काटेंगे 11 11 से 77 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 11 गुणे 7/2 हो जाएगा, 2 से काट दिया तो इतना आ गया। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं, अब इसके नीचे आप लिखिएगा, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना 4.5 ग्राम, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब है, कितना सेंटीमीटर, इसलिए 1925 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1925/3 गुणे 4.5 4.5। तो आप कुछ मत करिए, यहाँ से 3 से काट लीजिए, 3 1 कम 3 3 5 15 1.5 आ जाएगा, और 15 का गुणा करिए, 15 5 75 15 5 75 हासिल 7 15 दूनी 30 30 7 37 15 9 37 3 आ गया, 15 9 135 135 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 138 हासिल गया 13 15 कम 15 15 13 कितना हो जाएगा 15 3 18 18 10 28, तो 0.1 अंक के बाद लगाना, इतना आंसर आ जाएगा, इतना ग्राम। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है ना गुणा होना, मतलब इसे यहाँ पर 4.5 का गुणा करना पड़ेगा, तो 3 से भाग करेंगे 3 कम 3 3 5 15 15 गुणा करेंगे 15 5 75 हासिल 7 गया, 15 दूनी 30 7 37 हासिल 3 गया, 15 9 135 15 9 135 135 में 3 जोड़े 135 हासिल 13 गया, और 15 कम 15 15 13 कितना जाएगा 28। ठीक है, उम्मीद करती ये ग्राम में आएगा, बस इतना आंसर है, इससे ज्यादा कुछ खास आपको खास नहीं करना था इसमें। इस तरह के सवाल, लेकिन देखो ध्यान से हम एक बार बता देते हैं, इस तरह के सवाल एग्जाम में कई बार पूछे थे, ध्यान से इसे करके जाइएगा, बाहर जब निकालना हो वजन निकालना हो। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दोगुने से 1 वर्ष अधिक है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं। देखो दोस्त, कभी कभी सवाल होता है ना, आप पढ़ के समझ नहीं सकते। हम बता सीधा सीधा तात्पर्य कि अगर आप सवाल को पढ़े, हो सकता है पहली बार पढ़ने के बाद आपको समझ में ना आए। स्टैंडर्ड मतलब क्लास 10 के स्टैंडर्ड के हिसाब से, उनकी मानसिकता के हिसाब से बता देता हूँ। सवाल को सही बताया, कई बार पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे कुछ ना कुछ, तो कम से कम देखो यहाँ पर जो हमें याद करने के लिए कह रहा है उसे हम कुछ मान लेते हैं। नहीं तो ऐसे भी
आप ज्यादा करके प्रेजेंट एज ही मानिएगा। कभी 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 एज वाला सवाल आता है तो उसमें प्रेजेंट एज आपको मानना पड़ता है, तो हम प्रेजेंट एज ही मान के चलेंगे। जैसे इसमें क्या कहना है, कह रहा पुनीता की 2 वर्ष पूर्व। हमें 2 वर्ष पूर्व कैसे, हम कौन सा रेफरेंस लेंगे, 2 वर्ष पहले जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उनकी वर्तमान आयु माननी पड़ेगी। मतलब जैसे कोई भी अगर 2 लोग हैं तो दोनों की वर्तमान आयु मान, अगर नहीं 2 लोग एक ही लोग है तो एक पहले एक की वर्तमान आयु मान। तो हम क्या करते हैं, पुनीता की जो वर्तमान आयु मान लेते हैं, माना पुनीता की वर्तमान आयु बराबर लिख देते हैं x वर्ष। इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ना नहीं होगा भी, ठीक है। देखो क्या है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो हम सीधे मान लेते हैं कि माना पुनीता की वर्तमान आयु x वर्ष है। अच्छा, 2 वर्ष पूर्व पुनीता की आयु कितनी हो जाएगी, तो तुम कहोगे 2 वर्ष पूर्व भी कह रहा, तो 2 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, x - 2, क्योंकि 2 साल घटा दो उसमें से। और अब से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद वाली बात कर रहे हैं, लिखेंगे अब से 4 वर्ष बाद पुनीता की आयु लिखेंगे x + 4। अब हमें यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है कि पहले हम पुनीता की वर्तमान आयु माननी थी, उसके बाद 2 वर्ष पहले जाना था, फिर 4 वर्ष बाद जाना था। फिर कह रहा है कि अच्छा अब हम कुछ ऐसा खास नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर हम जिसे प्रश्नानुसार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। क्यों प्रश्नानुसार लिखेंगे, क्योंकि हमें प्रश्न ही बता रहा है। प्रश्न क्या बता रहा है, आप देख लीजिए ढंग से, आपको समझ में भी आ जाएगा प्रश्न क्या कह रहा है कि पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु, 2 वर्ष पूर्व की आयु कितनी, x - 2 है, ठीक है, लिखिए x - 2। फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल, 4 वर्ष बाद आयु कितनी है, x + 4, इसका गुणनफल। गुणनफल का मतलब समझते हैं, गुणा करना होता है, सीधा सा फंडा यही है। कह रहा 2 वर्ष पूर्व वाली जो आयु है, जो 4 वर्ष बाद वाली है, दोनों का गुणनफल। कह रहा उसकी वर्तमान आयु के दोगुने से, वर्तमान आयु कितनी बताओ, x के दोगुने से, x के वर्तमान आयु के दोगुने से 1 वर्ष अधिक, ये वाला अधिक, मतलब जो गुणनफल है इसके दोगुने से 1 साल अधिक। अगर ये अधिक है तो हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, बस बराबर कर लेंगे। अब इस बात को समझना, इस बात को हम डीपली समझाएंगे तो आपको समस्या नहीं होगी, लेकिन समझ में आ जाएगा। लेकिन जैसे मान लेते कोई अगर हम कहें ये 5 4 से 1 ज्यादा है, तो हम कहेंगे दोनों को हम बराबर करना चाहते हैं, दोनों में मतलब 4 में जोड़ देंगे, सीधी सी बात है। 5 जगह पर या 5 में घटा देंगे, लेकिन हम सब बातें बता चुके। हम स्टेटमेंट यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं कि करा कि 2 वर्ष जो पूर्व की आयु है, आज से 4 वर्ष बाद की जो आयु है, दोनों का गुणनफल, उसकी वर्तमान आयु कितनी है, x है, कि दोगुने से 1 वर्ष अधिक है, मतलब जो गुणनफल 1 अधिक है। बस इतना आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, पेशेंस रख के करेंगे। x का गुणा x में करेंगे कितना आएगा, x स्क्वायर। x गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा, 4x। 2 का गुणा x में करेंगे कितना आएगा, 2x। 2 का गुणा 4 में करेंगे 2 चौके 8, बराबर 2 का गुणा x में करेंगे कितना आएगा, 2x, और प्लस कितना आएगा 1। अभी 4 में से 2 जाएगा कितना आएगा, 2 आ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पर -8 है, इसमें सबको इधर लाओ, -2x और -1 बराबर कितना आ जाएगा, दिया। अभी देखो 2x से 2x खत्म हो जाएगा, हम वही काट सकते थे, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए कुछ किया है। x स्क्वायर 8 है, कितना हो जाएगा, 9, 9 को उधर लेकर जाएंगे प्लस 1 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, +-3 या फिर 3 लिख देते, क्योंकि h को माइनस में नहीं लिखेंगे तो x का मान कितना आएगा, 3 आएगा। तो उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 3। अब देखो वर्तमान आयु कितनी आ गई, 3, बस यहाँ पर आंसर यहाँ पर लिख दीजिएगा, लास्ट में लिखिएगा उसकी वर्तमान आयु बराबर x बराबर कितना हो गया, 3। तो अगर आपको चेक करना, फिर चेक करना कि हमारा सवाल सही गलत है, तो सवाल भी सही चेक कर सकते हैं। जैसे 3 साल उम्र है, इस 2 साल पहले की बात कर रहा तो 1 साल होगा, 3 साल 2 साल पहले 1 साल, और 4 साल बाद कर रहा तो 4 3 7 हो जाएगा, 7 दोनों का गुणनफल, इसकी एज का दुगुना करो, 3 दूना 6। देखो ये 1 अधिक है नहीं, 7 गुणा 1 में करो 7 कम 7, 1 अधिक है नहीं, 1 इसमें जोड़ दो बराबर हो जाएगा। यही बस, इसमें ज्यादा सवाल बहुत कठिन नहीं है, सवाल तो बहुत आसान है, लेकिन बस बात ये है कि आपको आनी भी चाहिए। अगर आप स्टेटमेंट यही बोल लो तो मतलब इक्वेशन नहीं बना पाते, तो नहीं कर पाओ। ध्यान रखना है इक्वेशन आपको बनाना बहुत पेशेंस के साथ बनाना है, और ज्यादा मतलब कि दिमाग इधर उधर उड़ाना नहीं, बस इतना आसानी से बनाना, ठीक है। आगे देखिए, तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर 25 मीटर दूर, 100 मीटर और 25 मीटर दूर उसी समतल पर स्थित 2 बिंदुओं ए और बी जो एक सीधी रेखा में, उन पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक है, मीनार की ऊंचाई कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन ये सवाल जब एग्जाम में आते हैं तो एग्जाम में स्टूडेंट घबरा कर ही सवाल मतलब कर ही नहीं पाते। पहले फिगर बनाना पड़ेगा आपको, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। कह रहा कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूर उसी समतल पर स्थित 2 बिंदुओं के ए और बी है जो एक सीधी रेखा में है। तो देखिए ध्यान से, उन पर मीनार के उन्नयन को, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर मीनार है, एक बिंदु है यहाँ पर ए है और एक बिंदु यहाँ पर बी, ठीक है। जो ए है मीनार से 100 मीटर की दूरी पर है, कहने का तात्पर्य, और जो बी है वो कितनी दूरी पर, 25 मीटर दूरी पर।
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहाँ पर हम सी और डी अपने आप से मान लेते हैं, ठीक है। कह रहा हूं पे मीनार के जो उन्नयन कोण है, यहाँ से अगर देखोगे, यहाँ से देखोगे ये मीनार की इस तरह, और यहाँ से इसे देखो इस तरह, जो उन्नयन कोण है ये दोनों उन्नयन कोण बनेंगे। ये कोटि पूरक है। कौन से कोण? कोटि पूरक। कोटि पूरक समपूरक या कोटि पूरक, पूरक एक ही बात होता है। या समपूरक में अंतर क्या होता है? दो कोणों का सम कितना होता है? 90, उसे हम कहते हैं कोटि पूरक। जैसे अगर मान लीजिए अगर हम करिए 40 डिग्री का होता तो ये कितने का होता? 90 माइनस 40। 90 माइनस 40 का मतलब दोनों का सम 90 होना चाहिए। इसका मतलब ये 90 में 40 घटाओगे 50 आएगा। तो बस इस तरह आपको ध्यान रखना, हम यहाँ पे ज्यादा डीप नहीं बताएंगे। अगर ये यक्स रहेगा, क्या रहेगा? यक्स रहेगा, तो ये 90 माइनस यक्स हो जाएगा। अगर मान लो थीटा रहेगा, क्या रहेगा? थीटा। कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इससे अगर थीटा आप मान लेते तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, बस ध्यान रखेंगे ऐसे। मतलब ये कोण अगर थीटा मानते हैं तो 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, तो थीटा थीटा कट जाएगा। अब मीनार की ऊंचाई को क्या मान लेना है? और चूंकि हमें मीनार की ऊंचाई ही निकालनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लीजिए, माना मीनार की ऊंचाई एच है, और एंगल लिखिएगा एंगल डी बी सी बराबर थीटा डिग्री, और डी ए सी बराबर लिखिएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, सीधा। हम देखिए ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लेते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल देख लेते हैं। ट्रायंगल, इसका नाम क्या? डी बी सी में। ट्रायंगल डी बी सी में, डीबीसी में देखेंगे तो लिखेंगे tan थीटा। क्या लिखेंगे? tan थीटा। tan थीटा पर लंब, लंब का मान कितना? h, और आधार का मान कितना? 25। अब देखिए ध्यान से, थीटा की जगह पर थीटा, तो आपको कुछ करना है नहीं, बस यहाँ पर tan थीटा बराबर आ गया 25। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, अब देखिए अब कौन से ट्रायंगल में? देखो बड़े डी ए सी में, ट्रायंगल डी ए सी में देखेंगे। अब ये वाला एंगल, मतलब एंगल क्या लेंगे? tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब का मान कितना? h, और आधार का मान कितना? 100। h बटे 100। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है? cot थीटा। अगर नहीं पता है तो बस चैप्टर तो पढ़ा होगा। इसे मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें h का मान निकालना। देखो ध्यान से दोस्त, इन दोनों का समीकरण 1 और 2 का आपको आपस में गुणा करना है, ठीक है। जब 1 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? tan थीटा बाएं का बाएं गुणा होगा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर इधर का इधर गुणा होगा, h बटे 25 गुणे h बटा 100। अभी tan और cot अपोजिट होते तो कट के 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1। या tan cot थीटा बराबर 1 बटा tan होता, या tan थीटा बराबर बटा cot, तो cot से कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो 1 लेकर डायरेक्ट कर सकते हो। h गुणा h में करेंगे कितना हो जाएगा? h स्क्वायर बटे 25 गुणा सम करेंगे कितना हो जाएगा? 2500। 2500 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा? h स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2500। तो h बराबर कितना आ जाएगा? कर्डिम 2500, तो h का मान आ जाएगा 50। h का मान कितना आ जाएगा? 50, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। h का मान कितना हो गया? 50। हमसे ये पूछा था मीनार की ऊंचाई बता दो। मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी? 50 मीटर, ठीक है। लिखना चाहते हैं लिख लो 50 मीटर। अगला सवाल देखते हैं, देरी ना करें, आराम से ले सॉल्व करें, ठीक। सब देरी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसमें आप देखिए ध्यान से, कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। थोड़ा हम आपको इसको समझाते हैं। करे एक आयताकार खेत का विकर्ण। पहली बात, आयताकार खेत का मतलब क्या होता है? एक आयत बनाओ, ठीक है, एक आयत बनाओ, ऐसा खेत जिसके आमने सामने की भुजा बराबर से आयताकार खेत कहेंगे, ठीक है। का विकर्ण, जो विकर्ण मतलब विकर्ण बीचों बीच दो विकर्ण होंगे, एक ही विकर्ण खींच के आप काम चला सकते। कह रहा है जो विकर्ण है खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, मतलब छोटी भुजा इसमें से कोई मान लो, ये देखो विकर्ण तो बड़ा होगा, मतलब ये चाहे छोटी मान लो चाहे ये छोटी मान लो, छोटी हम इसे मान लेते। कह रहा छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा, मतलब छोटी भुजा से दोनों अधिक है, तो हम कहते हैं छोटी भुजा को हम कुछ मान लेते, छोटी भुजा को हम x मानेंगे। आपको दोबारा समझाते हैं यहाँ पर। करे एक आयताकार खेत का विकर्ण, जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, मतलब छोटी भुजा को अगर हमने कुछ मान लिया, मान लिया x मान लिया, तो ये जो विकर्ण होगा 60 मीटर अधिक होगा, मतलब इससे x + 60 होगा, ठीक है। और फिर कह रहा है कि बड़ी जो भुजा, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर, मतलब छोटी भुजा यहाँ पर अगर इससे 30 मीटर अधिक बड़ी भुजा, मतलब 30 मीटर अधिक है, तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सिंपल फंडा ये है भाई, इसमें एक समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में जानते हैं समकोण के सामने 90 डिग्री 90 डिग्री सामने क्या था? विकर्ण, सही कर्ण होता है। क्या था? 90 डिग्री सामने क्या कर्ण होगा? ये लंब मान लो या आधार मान लो, कोई भी मान लो, ऐसे मान लो, ठीक है। तो हम एक बार लिख देते हैं कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर ABCD मान के बना भी सकते हैं। तो हम कर्ण का स्क्वायर में क्या लिखेंगे? x + 60। क्या लिखेंगे? x + 60 का होल स्क्वायर, और बराबर यल की जगह कितना लिखेंगे? बताओ, यल की जगह लिखेंगे x लिख लो, x का स्क्वायर, और प्लस आधार की जगह x + 30 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेंगे, हमें लगता है इसे आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हम बता ही देते हैं, कोई समस्या नहीं होगी बताने में, ठीक है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 6 के 3600 और प्लस 2 छक्के 12 120 हो जाएगा 120 एक्स और प्लस सॉरी बराबर यहाँ पर बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर इसका ए प्लस बी तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 त्रिक का 900 और 2 3 6 60 एक्स। ये बात आसान पा रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ना आसान है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। आप सबको उधर लेकर चले जाइए, मन के तो लेकर चले जाते हैं। तो वहां पर एक एक्स स्क्वायर पहले से है, यहाँ पर कितना 900 है, पहले वहां पर 60 है, कितना 60 है, 60 है कितना 60 है और हम ले जा रहे हैं 120 को उधर लेकर जाएंगे कितना होगा भाई माइनस 120 कितना हो जाएगा माइनस 120 एक्स हो जाएगा और फिर यहाँ पर प्लस का 900 पहले से है और इस 36 को ले जाएंगे तो माइनस का 3600 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ देख लो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वैसे रख देंगे, 60 में से 120 घटाएंगे कितना आएगा माइनस का 60 एक्स और 36 में से 90 घटाएंगे कितना आएगा 2700। हम लगता है इस सवाल को बताए हैं यूट्यूब पर, आप देखिएगा ध्यान से। 90 और 30 तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x और प्लस 30x और फिर माइनस 2700 बराबर कितना आ जाएगा 0। मतलब कहने का तात्पर्य ये कि आप इसका फैक्टर करेंगे यहाँ पर 2700 का 90 और 30 आएगा। हम ऐसे यहाँ पर यूट्यूब पर बताए हुए, अगर आप देखना चाहते हो जाकर देख लीजिएगा। एक जो 44 वाली सीरीज बनी थी उसी में शायद बताया हमें लगता है, और या तो फिर हाँ उसी में बताया था, गुणनखंड करना भी बताया बहुत अच्छे से। तो यहाँ से देखिए इन दोनों में से x अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 90 और यहाँ पर बचेगा प्लस 30 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 90 और बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x माइनस 90 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में x प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो हम क्या लेंगे इधर माइनस लेंगे तो जब प्लस आ जाएगा तो x माइनस 90 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा 90। मतलब कि उसकी जो ये वाली भुजा हो जाएगी 90 हो जाएगी छोटी भुजा और बड़ी भुजा हो जाएगी 90 प्लस 120 हो जाएगी और विकर्ण हो जाएगा कितना। हमसे खेत की भुजाएं पूछ रहा था 90 और 120, बस इतना विकर्ण ज्ञात करने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, बस इतना। हम फैक्टर देखो, फैक्टर यहाँ पर नहीं बताएंगे, फैक्टर बताएंगे आपका काफी समय खराब होगा, ये आप बहुत लास्ट मोमेंट पे है। लास्ट मोमेंट पे हम जो आपको थोड़ा सोल्यूशन बताएंगे, आपको इक्वेशन बनाना बताएंगे, तो ताकि आपको इक्वेशन अगर बनाना आ जाए तो वहां पर आप मतलब की इक्वेशन मतलब फैक्टर हम तो कर ही लेंगे। ठीक, अगला सवाल देखिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो हम देखो हम एक सवाल को टच करते जाएंगे जो आपको एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो एग्जाम में कल आप मतलब 1 तारीख एग्जाम में आप जब देखेंगे तो इस तरह का सवाल आपको वहां पर पूछेंगे, डाटा केवल चेंज रहेगा। ठीक है, यहाँ से हमें कह रहा माध्यिका ज्ञात करने के लिए, माध्यिका ज्ञात करने के लिए यहाँ पर वर्गंताल दिया था, यहाँ पर बारंबारता दिया था। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया था बारंबारता। तो हम माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले देखो अगर इस तरह का सिंपल डाटा आएगा, कभी कभी यहाँ पर बीच में मतलब गायब करके देता, कोई पद गायब कर देगा, एक्स दे देगा, तो आपको वहां पर एक्स का भी मान मतलब वहां पर एक्स वाई का मान भी निकालने के लिए कहता है। उस तरह का सवाल हम एक यहाँ पर करेंगे, लेकिन हमने पहले ही बता दिया है उस तरह का सवाल। अगर आप जाकर देखेंगे इस 40 तक वीडियो में, पहला सवाल दूसरा सवाल वही मिलेगा, उसमें आप देख लीजिएगा। इस ये वाला सवाल मतलब कि इस तरह का सवाल जो वहां पर माध्यिका वाला एक्स वाई का मान निकाला बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आप उसे देख कर जाएगा, उसमें से सवाल जरूर आएगा, सीधा 6 नंबर में आएगा। ध्यान रखिए, पहला दूसरा लेक्चर आपको जरूर देखना है एक बार जरूर। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता दोस्त निकालना बहुत आसान है, सेम करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बहुत आसान है निकालना। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 2 लिखा गया, 2 के सामने बस 2 लिख दीजिए, बस क्रॉस जोड़िए, 2 का 2 में गुणा रहेगा ना, 2 में 4 जोड़ना, 4 2 6, 6 7 13, 13 3 16 और 16 2 18। ठीक, अच्छा 18 आ गया। अब यहाँ से आप देखिए जो लास्ट में था उसी n का मान आता है, या फिर यहाँ पर बारंबारताओं का योग जो करेंगे वही सेम यहाँ पर भी आता है। जैसे बारंबारताओं को जोड़ने के बाद 18 आया, यहाँ पर जोड़ोगे तो 18 आएगा, यहाँ पर जो लास्ट में आता है उसी को 18 करते। तो हम n बराबर कितना आ गया 18, तो n/2 निकालेंगे तो आ जाएगा 18 में 2 से भाग करेंगे भाई कितना आएगा 9 आएगा, कितना आएगा 9 आएगा। अब बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा माध्यक बराबर होता क्या है, या माध्यिका या माध्यक दोनों बात एक थी। माध्यक बराबर l प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। देखो रिवीजन पे हम बहुत फास्ट बताएंगे, अब बस 1-2 दिन का बात है, आप ध्यान से देखिए। अच्छा सबसे पहले जो n का मान आता है, n का मान जैसे 9 आया, तो हम देखेंगे 9, देखिए थोड़ा एक बार समझाते हैं अच्छे से इसमें। देखो ध्यान, 9 हम देखेंगे संचयी बारंबारता में क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उसमें देखेंगे 9 किस में आएगा। देखो ध्यान सुनो, 2 में तो 9 नहीं आएगा क्योंकि 2 छोटा है 9 से, 6 में 9 नहीं आएगा क्योंकि 6 भी 9 से छोटा है। अगर यहाँ पर 9 होता तो 9 में आ जाता, लेकिन 9 नहीं है, यहाँ पर कितना 13 में 9 आ जाए क्योंकि 13 क्या है 9 से बड़ा। तो जब यही इसी 13 में मान लो यहाँ पर 11 होता तो 11 में 9 आ जाए, 13 की जरूरत नहीं थी। हम क्या करते हैं जिसमें देखें किसमें 9 आएगा, 9 किसमें आएगा 13 के सामने वाले को आपको क्या मानना, F मानना। ठीक, इसी के जस्ट ऊपर वाले को आपको क्या मानना, CF मानना।
अब 13 के जो सामने वाले एफ मान, एफ वाले जो सामने वाले, इन दोनों लिमिट में से लोअर लिमिट अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को यल मानना, ठीक है, यल मानना। तो आपको देखिए वहां पर मिल गया होगा लगभग यल का मान मिल गया। अच्छा एच का मान मिला, इन दोनों के अंतर को एच मानना। अब देखिए ध्यान से बताते हैं, यल का मान आपके पास कितना है 20 आया, यहाँ पर 20 रखिएगा, प्लस n/2 का मान देखिए यहाँ पर कितना है 9 आया, तो 9 रखिएगा, माइनस सी एफ का मान कितना है 6 बटे एफ का मान कितना है 7 और गुणे एच का मान कितना है, एच का मान कितना है 10। इतना आसान सवाल पूछा तो 4 नंबर पूछे। बताओ अगर एग्जाम में इतना, मतलब अब कितना आसान पूछे आपसे, एग्जाम में से क्या चाहते, एक तो एसआई का मान पूछने के लिए कहते हैं, एक तो मध्यिका वाला सवाल जरूर आता है, तो इससे बहुत कम वाला भी एक आता है, कम वाला भी अभी एक बता देंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो 20 प्लस 9 अच्छा का कितना आएगा 3 आएगा, 3/7 और गुणे 3/7 गुणे कितना आ जाएगा 10, 10 तिहाई 30, तो 20 प्लस 10 तिहाई 30 और बटे 7, या फिर देखिए 7 से भाग कर दीजिए, जोड़ दीजिए, या तो इसमें गुणा करिए 20 140 गुणे 30 और फिर 7 से भाग कर दीजिए, कोई फायदा नहीं होगा, इसे मैंने 20 प्लस भाग करिए 7 चौक 28.20 7 दूना 14 बचेगा 6 7 56, तो यहाँ पर आ जाएगा 24.28, मतलब कि ये आ जाएगी माध्यिका। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले संचयी बारंबारता हम देखेंगे, n/2 लास्ट में जो n का मान आएगा उसमें जो उसमें आप देख जाइएगा, पहला दूसरा देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेहतर बहुत अच्छा लगेगा। अब ये वो सवाल ही आप एग्जाम में आना ही आना, देखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। 9 आया, 9 देखिए किसमें आया, 9 देखिए इसमें आएगा 13 में, 13 सामने एफ के सामने यल लोअर लिमिट वाला, लेकिन 30 को मैं मानेंगे लोअर लिमिट, उसके सामने सी एफ और यस दोनों का मतलब कि इनका अंतर, और बस लगा लीजिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए ध्यान से। कह रहा पानी, देखिए इस तरह का सवाल आएंगे और फिर बाद में दिमाग चकराएगा, मतलब इस तरह का सवाल हमने देखा मेंसुरेशन से जो सवाल आता है, और किसमें से भाई 9 चैप्टर कौन सा है, ये कौन सा चैप्टर है 9 वाला, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से 4-4-8 नंबर का था, स्टूडेंट कर ही नहीं पाते। बता अगर तुम 70 नंबर में से 8 नंबर छोड़ दिए, 8 नंबर छोड़ दिए, बताओ फिगर उसमें नहीं बना पाते, कहते फिगर ही नहीं बना था, फिगर बना तो सवाल नहीं लग रहा था, इसमें कहेंगे तो समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इसमें सिंपल डाटा का बहुत सवाल नहीं, सवाल सिंपल डाटा का भी किसी चैप्टर में आ जाता है, लेकिन आपको थोड़ा अच्छे क्वेश्चन करके जानने पड़ेंगे। देखिए इस तरह का सवाल आएगा तो फिर बाद में वही दिमाग होगा हमारे पास, ये तो बता ही नहीं फिगर में, कोई बात नहीं बता देते, और तो इसे जरूर करके जाइएगा। कह रहा पानी से भरे एक अर्धगोलाकार टैंक को एक पाइप के द्वारा 3 सहित 4/7 लीटर पानी प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है, मतलब अर्धगोली टैंक है। अर्धगोली टैंक का मतलब अर्धगोलाकार ऐसे टैंक है, देखिए पाइप लगा दिया गया इसे खाली करने के लिए, पाइप खाली कर रहा है इसे। अच्छा पाइप खाली कर रहा है, हम यहाँ लगाएंगे पाइप, ऐसे समझ लो वो पाइप कितना खाली कर रहा है कि 1 सेकंड में 3 सही 4/7 लीटर 1 सेकंड में। कह रहा कि यह पाइप टैंक को आधा खाली करने, मतलब कि टैंक पूरा भरा है, इसका आधा भाग खाली करने में कितना समय लगेगा, निकाल दे, कोई समस्या नहीं समय निकालने के लिए, क्योंकि 1 सेकंड का दिया, अगर देख लेंगे जितना रहेगा उसमें से भाग कर देंगे उतना सेकंड लगेगा। ओके फिर कह रहा है यदि टैंक का व्यास 3 मीटर है, व्यास 3 मीटर है, व्यास मान लो यहाँ पर व्यास दिया गया, व्यास कितना दिया गया 3 मीटर। एक बात बताओ, अभी व्यास तो 3 मीटर दिया है ना, हम पहले सोच ही लेते हैं भैया इसमें पानी कितना आएगा, ये तो निकाल सकते पानी कितना आएगा, ये नहीं निकाल सकते, अरे पानी का मतलब आयतन कितना होगा, तो इस अर्धगोले का तो आयतन निकालने जानते हो, अर्धगोले का आयतन बताओ कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो कुछ नहीं 2/3 पाई का मान पता नहीं कितना दिया, चलो कोई नहीं, पाई 22/7 में दिया ही नहीं। आर का मान कितना है, व्यास 3 है तो आर का मान 3/2, और कई बार रखोगे 3 बार, ये क्या आ जाएगा आपका आयतन आ जाएगा, लेकिन ये आयतन आएगा पूरा अर्धगोलाकार भरा रहेगा, अर्धगोल मतलब कि पूरी टंकी भरी रहेगी, लेकिन उसने कहा कि हमसे क्या कह रहा जो टंकी भरी है इसका आधा खाली करना, आधा खाली करने के लिए देखो ध्यान से दोस्त, एक बात हम तुम्हें थोड़ा सा इसमें कट पिट करके बता ही देते हैं, 2 से 3 से 3 काट दो, 2 से काटोगे 2 कट जाएगा, और 2 से काटोगे 11 आ जाएगा, तो आयतन कितना आ जाएगा 11 गुणे 3 और बटे यहाँ पर 7 बचा, यहाँ पर 2 बचा,
ये आयतन है टोटल, मतलब टोटल गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन ये। लेकिन हमें पूरा गोला तो खाली नहीं करना, हमें आधा गोला खाली करना। एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास 10 लीटर पानी है, आधा पानी खाली करना चाहते हो, आधा का मतलब इसे 2 से भाग कर दो, 2 से भाग कर दो। अब थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा, ये मीटर क्यूब में आया है, किसमें है, मीटर क्यूब। अभी हमें इसे लीटर भी बदलना होगा, बदल लेंगे लीटर में, कोई समस्या नहीं है, पहले लीटर बदल लेते हैं। हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। कितना लीटर होता है, 1000 लीटर, क्योंकि लीटर में सबसे पहले हम मीटर बदल लेते हैं। तो देखो 11 गुणे 3 और बटे 7 गुणे 2 और गुणे 1000, मतलब 1000 से गुणा कर दिए। अब ये सब लीटर में, कितना आ गया, लीटर में। लीटर में क्या आ गया भाई, अगर तुम करना चाहो तो मिटाने दो, ये लीटर में आ गया कि इतना टैंक में पानी है, इतना पानी टैंक में है, इतना लीटर पानी टैंक में है, ठीक है। लेकिन हमें तो इतना लीटर नहीं, हमें इसका आधा करना, आधा करने के लिए इसमें 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग करने के लिए बहुत ज्यादा 3 5 मत करना, यहाँ पर मतलब इतना लीटर पानी आ गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ले देना, यहाँ पर चूंकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, बस इतना ले दोगे, एग्जाम को आपको समझ आ जाएगा। अब देखो जहां से हमें आधा, चूंकि यहाँ पर ले देना, चूंकि मत लिखना, ऐसे लिखना, हमें चूंकि हाँ ऐसे लिखना, क्योंकि हमें आधा लीटर, क्यों हमें आधा टैंक को खाली करना है, क्योंकि हमें आधा टैंक को खाली करना है, इसलिए हम इसमें 2 से भाग करेंगे। क्योंकि एग्जाम को समझाना भी है, लेकिन समझाओगे नहीं तभी चलेगा, लेकिन फिर भी लिख दोगे तो अच्छा लगेगा, आपको चेक करेगा, कहेगा 3 2 कहां से लेकर आए, गुणे 1000 और बटे 7 गुणे 2 और फिर गुणे 2 और, ठीक है। अच्छा अब देखो जाए, इतना लीटर पानी तुम्हारे पास, मतलब इतना पानी आधा खाली करेंगे तो आधा पानी इतना देगा, इतना पानी है आपके पास। अब इसी पानी को 1 सेकंड में इतना खाली कर रहा है। अब 1 सेकंड अगर हम करें, जैसे मान लो हम 500 किलोमीटर जा रहे हैं और 1 सेकंड में 5 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 1 सेकंड में अगर 5 किलोमीटर जाएंगे, 500 मीटर जाएंगे, 1 सेकंड में 5 मीटर जा रहे हैं और 500 मीटर जाना है, तो बताओ 100 सेकंड लगेगा, नहीं लगेगा, सीधी सी बात है। वही 1 सेकंड में इतना लीटर पानी खाली कर रहा है। इतना लीटर का मतलब 7 तरीके कितना देगा, 25 बटा 7 लीटर पानी खाली कर रहा है। कहने का तात्पर्य है कि भाई देखो आपके पास पहले, सबसे पहले पानी कितना, तो पहले निकालेंगे तो पहले आता है मीटर क्यूब, आया ना सब मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब को लीटर बदलने के लिए 1000 से गुणा किया, ये लीटर में पानी आ गया। लेकिन पानी भी टंकी का पूरा, आधा टंकी पूरा भरे हैं, आधा टंकी पूरा भरा, लेकिन हमें आधा टंकी खाली करना, आधा टंकी खाली करना ना, आधा टंकी मतलब आधा पानी तुम्हें चाहिए नहीं, तो आधा नहीं चाहिए तो आधा से हम भाग कर दिखाएंगे, 2 से भाग के ना, अब ये आधा हो गया, मतलब अगर हम 10 है, 10 में 2 से भाग करेंगे तो आधा जगह 5 हो जाएगा। इसलिए अब आधा लीटर पानी, मतलब कि आधा टंकी पानी बचा। आधा टंकी पानी को, इसे आधा टंकी पानी को खाली करने के लिए हमें 1 सेकंड में हम 25 बटा 7 लीटर पानी खाली कर रहे हैं, तो इतना पानी खाली करने के लिए हम 25 बटा 7 से भाग कर देंगे। तो 25 बटा 7 से भाग करेंगे, 25 बटा 7 लिखोगे। अब सब कुछ कहानी मतलब कहानी खत्म हो गई। अब बस यहीं से आपको यहाँ बता देना, क्योंकि 1 सेकंड में, यहाँ पे लिखना 1 सेकंड में 25 बटा 7 लीटर पानी खत्म हो रहा है, मतलब खाली हो रहा है, तो इतने लीटर पानी को खाली करने में इतना समय लगेगा, इतना समय लगेगा, बराबर इतना लिखना, ठीक है। तो लिखोगे इतना, तो इसके बाद यहाँ लिखना 11 गुणे 3 गुणे 1000 और बटे लिखता है 7 गुणे 2 गुणे 2, और ये 25 में इधर भी लगेगा, 25 और 7 सबसे ऊपर चला जाएगा, 7 सबसे ऊपर, ठीक है। मतलब 7 ऊपर जाएगा, 25 नीचे रहेगा ना, 7 से भैया 7 कट गया, 25 दूना 50 और 50 दूना 100 है, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 से काटेंगे तो 100 मतलब 2 जीरो कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 11 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 10। तो आंसर आ जाएगा 11 3 33, 33 3 3 तरीका 9, 9 11 9 99, मतलब 910 सेकेंड। कितना सेकंड लगेगा, 910 सेकंड। ये एग्जाम में पूछा था, हमें लगता है बहुत से स्टूडेंट नहीं किए होंगे, हकीकत है नहीं किए होंगे, तो बताया सभी आकर एग्जाम देकर आए थे, बताया सभी बताने कहां से पूछ लिया था इस सवाल। लेकिन इस सवाल में बहुत ज्यादा कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले क्या करना था, हमने अर्धगोलाकार था, अर्धगोले टैंक का हम आयतन जानते हैं 2/3 पाई आर क्यूब होता है। आयतन निकालेंगे तो 11 गुणा कर देते तो आपको थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि दशमलव में आता है, तो फिर समस्या होती है। इसलिए गुणा मत करो, यहाँ पर समझो, यहाँ पर गुणा करोगे भाई तो कटने फिरने के, देखो यहाँ पर 7 इसीलिए दिया था क्यों कट जाता, इसीलिए दिया था ना, समझो। यहाँ तक हुआ मीटर क्यूब में, लेकिन मीटर क्यूब को लीटर में बदलना। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक बात और बता देते, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर होता है, लेकिन 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। ध्यान रख लेना, ये सब कभी सेंटीमीटर में आ जाएगा तो फिर वहीं पर कितना निकलेगा, 1/1000 लीटर, ठीक है, 1/1000। लेकिन हमें यहाँ पर मीटर क्यूब दिया था 1000 लीटर, तो इसलिए हम 1000 से गुणा कर देंगे, लीटर में बदल जाएगा। क्योंकि हमने पूरे टंकी का निकाला, लेकिन हमें पूरा टंकी खाली नहीं करना, हमें तो आधा टंकी खाली करना। आधा टंकी खाली करने के लिए हम 2 से भाग कर देंगे तो आधा टंकी पानी हो जाएगा।
क्योंकि 1 सेकंड में इतना निकल रहा 25/7 लीटर, तो इतना पानी निकालने के लिए 25/7 से भाग कर देंगे, उतना लीटर पानी निकल जाएगा। मतलब इतना समय लगेगा 90 सेकंड। 9 से 90 सेकंड में आधा टंकी खाली कर देगा भाई। इतना आसान है, आया होगा बिल्कुल। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया। नहीं आया दोस्त इसे दोबारा एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये सवाल अगर एग्जाम में दोबारा आ गया, देखो यहाँ पर सही बाटे वाला एक सवाल और है, हम उसे नहीं कराएंगे, लेकिन वो भी सवाल एग्जाम में पूछा गया। आप समझे, मेंसुरेशन से ऐसे सवाल आते हैं। अगर इस तरह के सवाल नहीं कर पाओगे तो फिर समझ लो फिर बेड़ा गर्क है, फिर आगे कहोगे कि हाँ आकर कि हमें इस तरह के सवाल नहीं करवाएंगे। लेकिन हाँ, इस तरह से सवाल आप करके जाइए एग्जाम में, तभी आपको फायदा होगा। आगे देखिए, ये एक सवाल है, इस सवाल को देखिए। इस सवाल बहुत मतलब कह सकते हैं कि इससे स्टूडेंट जब बहुत गलती कर क्या करते हैं, अनुपात निकालने के लिए कहते हैं अनुपात कैसे निकाला जाएगा। जबकि अगर सिंपल डाटा में सवाल दिया होता है, पूछते आयतन निकालने के लिए, आपको प्रतिशत निकालने के लिए निकाल लेते, लेकिन अनुपात पूछने के लिए बस आपको क्या करना है, जिसके साथ अनुपात पूछते हैं बस डिवाइड करते हैं, बस ये काम करना पड़ता है, कुछ नहीं। तरह एक ठोस शंकु के एक ठोस एक शंकु के आकार का है, जो समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब कि एक अर्धगोला है, उसके ऊपर एक शंकु ऐसे अध्यारोपित है, ठीक है ना, ऐसे कुछ कह रहा अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु के वक्रपृष्ठ समान, मतलब कि एक आधार तो समान है, कोई समस्या नहीं। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु के वक्रपृष्ठ समान है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें देखो कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। देखो हमारा सबसे सही बात, यहाँ पर ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, हाँ ये सवाल अच्छा हम लगवाए हैं, शायद कहा इसमें लगवाए हैं। ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, h, और त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, r। ठीक, अब तो आपको समझ रहे हैं ना कि ऊंचाई और त्रिज्या को मान लिया। ठीक, कह रहा है हाँ सवाल लगाए, ये सवाल लगवाए, सही लगवाए जगह देखिएगा, पता नहीं कौन सी में लगवाए, लेकिन लगवाए। ऐसा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु के वक्रपृष्ठ समान है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होगा, कहोगे 2πr², क्योंकि त्रिज्या अर्थ 2πr²। और शंकु का वक्रपृष्ठ कितना होगा, शंकु का वक्रपृष्ठ कहेंगे πr/l, क्योंकि शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, πr/l होता है, क्योंकि l हम इसे l मान लेते πr/l। अब हमसे लेकिन क्या पूछा मालूम है, कह रहा समान है तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में संबंध ज्ञात कीजिए। त्रिज्या और ऊंचाई में मतलब हमें यल हटाना होगा, यहाँ पर ये लाना होगा, सॉरी हाँ यहाँ पे ऊंचाई, हाँ ऊंचाई यल लाना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा, यल हटा के ऐसे लाना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, पाई से पहले पाई काट दो, बचेगा 2, एक आर से एक आर भी कट जाएगा, 2r बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा यल बचेगा, क्या बचेगा यल। एक रिलेशन होता है यल स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये रिलेशन होता है, देखो ध्यान से, क्योंकि आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस, यल स्क्वायर बराबर h स्क्वायर r स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचा, यल बचा, क्योंकि हमें यल बचा, हमें यल स्क्वायर थी, या फिर तो आप यहाँ से यल का मान निकाल ले, या तो इसको स्क्वायर कर दो ना, 2 दूना 4r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर। और यल स्क्वायर का मान यहाँ पर दिया गया स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो बस वहां पर उठा कर दीजिए, 4r स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से यल भी खत्म हो गया, h और r बचा, और यह 4 में ही हमें रिलेशन बताना है, r को डालो, तो 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर में से r स्क्वायर घटेगा, कितना आ जाएगा, 3r स्क्वायर, और बराबर h स्क्वायर। हमें किसमें, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में संबंध, ऊंचाई को नीचे लाओ, बटेगा h स्क्वायर बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा 1, यहाँ पर बटे में 3 बच जाएगा। हमें अब देखो ध्यान से, यहाँ पर स्क्वायर हटाना है तो कर्डी में हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, r बटे h बराबर कर्डी में 1/3, तो r बटे h बराबर हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1, 3 का कर्डी में 3 हो जाएगा। तो हमें त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात बताना है, तो 1:1 कर्डी में 3, ये सवाल है। सवाल लेकिन बहुत बड़ा तो नहीं है भाई, लेकिन 6 नंबर पूछा गया। अब बताओ, हो सकता कंफ्यूज, देखो आप वहां हो सकते करके हम सीधा बता दे, ये रिलेशन हो सकता है आपको पता भी हो, तब भी इस रिलेशन को इसमें रखने से बस हिचकिचाओगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर यल आया, आप कहोगे यल आया, तो अब यल यहाँ पर कर्डी में रखेंगे, तो कर्डी में भी रख स्क्वायर करते तब भी कोई समस्या नहीं थी, 2 दूना 4 स्क्वायर हो जाता, मतलब। लेकिन बस ये स्टेप तो करना होगा ना भाई, ये स्टेप नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन स्टेप को करने से बहुत लोग मतलब कि इस सवाल पहली बार अगर समझेंगे तो, अगर नहीं समझ में आएगा तो छोड़ देंगे। जबकि 6 नंबर का सवाल समझिए, इसमें 6 नंबर का सवाल आ रहा है, अगर 6 नंबर 4 नंबर इसमें से सवाल आ रहा है तो समझिए फिर आप 6 नंबर हम समझते हैं, जिससे हमने बताया ना चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर जो ये वाला है, इन दोनों से जितने भी सवाल आते हैं थोड़ा से मतलब कि आपके हिसाब से थोड़ा सा हट के ही आते हैं, इसलिए आप इस तरह के सवाल अगर करके जाएंगे तो आपको बेहद ही फायदा होने वाला। ठीक है, अगला सवाल देखिए। तो देखिए ये सवाल था, हम जो सवालों को पूरा नहीं लिखेंगे, क्योंकि सवाल लिखने में समय जाता है,
तो हमने बस ये बहुलक का थोड़ा कंसेप्ट बताना था आपको, क्योंकि इसमें अगर एग्जाम में हो सकता है आप भूल भी जाए तो फिर कम से कम रिवाइज हम लोग क्या करें, हम रिवाइज ही करवा रहे हैं आपको, बस इतना ध्यान रखिए, हर एक कंसेप्ट को हम टच करते हुए चलेंगे, बस इतना ध्यान रखिए। सबसे पहले हमें बहुलक निकालना, तो बहुलक निकालने के लिए सीधा फंडा बहुलक का फार्मूला याद होना चाहिए। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर यल प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ये फार्मूला सबसे पहली बात आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले का यल प्लस f1 माइनस f0, f1 माइनस f0 या f0 कहते भी, f1 माइनस f0, 2f1 माइनस f0 माइनस f2, f0 माइनस f2, ठीक है, इंटू h। अब ये सब टर्म क्या है क्या नहीं है इसे हम थोड़ा सा डील कर लेते हैं। सबसे पहले देखो ध्यान, सबसे पहली बात f1 कहां से आएगा, इसे f1 अगर आप ढूंढ लेंगे तो सब कुछ ढूंढ लेंगे, और f1 ढूंढना बहुत ही आसान। ये बारंबारता आपको दिया रहेगा, इस तरह इसमें बारंबारता रहेगी, यहाँ पर वर्णन कर लेंगे। बारंबारता में देखेंगे सबसे ज्यादा किसकी बारंबारता है, मतलब सबसे ज्यादा कह सकते कौन सी बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो आप कहेंगे 16 जो सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा 16 है। या सबसे बड़ा कौन है ये भी देख सकते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है 16 है, तो 16 को आपने बस f1 मान लेना, और इसके जस्ट सामने वाले को क्या मान लेना, यल मान लेना, इसके जस्ट ऊपर वाले को f0 मान लेना, इसके जस्ट नीचे वाले को f2 मानना। कहीं पर भी हो सबसे बड़े वाले को आप f1 मानना, क्या मानना, f1। अब बस इतना ध्यान रखिएगा, सबसे बड़े वाले को हमें f1 मानना, तो f1 मान लेंगे, उसके ऊपर वाले को f0 मान लेंगे, और नीचे वाले को क्या मान लेंगे, f2 मान लेंगे। और इन दोनों मतलब कि जो f1 के सामने वाला होगा उसे यल मान लेंगे, और इन दोनों के अंतर को क्या मान लेंगे, h मान लेंगे, बस आपका निकल जाएगा क्या भाई, बहुलक। एक बार निकाल के दिखा देते बहुलक। बहुलक बहुत आसान है, हमें बहुलक को इसलिए सवाल नहीं लगाता था बहुलक का, लेकिन बस हमें क्या करना था, थोड़ा से फार्मूले और कंसेप्ट को रिवाइज करवाना था, बस कुछ नहीं था। यल का मान यहाँ पर देख के बताइए कितना, 30 है, प्लस f1 का मान कितना, यहाँ से देख के बताओ 16 है, माइनस f0 का मान कितना 12 है, बड़े 2f1 का मान कितना 2f1, 16 2 गुणे 16 2 गुणे 16, माइनस f0 का मान कितना 12, और माइनस f2 का मान कितना f2 4, गुणे कितना हो जाएगा h का मान कितना 10। अभी कुछ खास करना नहीं भाई, 32 का 16 में से 12 जाएगा 4 आएगा, और 16 दूनी 32 माइनस 12 4 16, अब गुणे कितना हो जाएगा h का मान 10। अभी देखो 30 का 30 लिखोगे प्लस 4 16, 32 में से 16 जाएगा कितना आएगा 16 आएगा, 16 गुणे 10 और बटे कितना आ जाएगा, बटे क्या बटे तो ये 4 कम 4 4 16, तो यहाँ से जाएगा 30 प्लस 4 से भाग कर दोगे या 2 4 2 5 2 4 ढाई आ जाएगा, तो 30 2 32.5, ये हमारे पास बहुलक आ जाएगा। अब बहुलक निकालना बहुत कठिन काम नहीं है, बहुलक आप निकाल सकते हो आसानी से। कैसे भाई, आसानी से, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, बहुलक निकालना आ गया। बहुलक बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुलक में एक सवाल अगर मान लो बहुलक का 2 नंबर कभी कभी सवाल पूछ लेता है, हमने देखा इसमें से 10 नंबर का सवाल आता है, बताओ 10 नंबर, और सबसे आसान चैप्टर 10 नंबर 8 नंबर का सवाल आ जाता है, तो बस ध्यान से माध्यक वाला हम बताएं, लेक्चर हम आपको OXY का मान निकालना यहाँ पर बता सकते हैं, लेकिन हम जाकर लेक्चर हमारा देख लीजिएगा, उसमें जो हम 40 वीडियो मतलब सीरीज बनाए 44 वीडियो की, उसमें आप देखिए पहला दूसरा लेक्चर में यही बस वहां पर XY का मान ही निकालना, उस वीडियो को मिस ना करें दोस्त, जरूर जाकर देखिएगा, ठीक है। आपको एक बार अगर आ भी रहा है तब भी कम से कम रिवाइज तो हो जाएगा, एग्जाम में जाएंगे तो बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। बस हम इतना कहना चाहते हैं, और इसके बाद हम अगले सवाल पे थे। ये देख लो दोनों ध्यान से, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि इस क्वेश्चन जरूर आते, कहता है ऐसे बताता है, सवाल हम पूरा नहीं लिखे, कह रहा है यदि sin a प्लस b बराबर कड़िन 3/2, cos a माइनस b बराबर कड़िन 3/2, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यदि a and b एज ग्रेटर देन b ऐसे भी करके देता, a प्लस b का मान जो है 0 से बड़ा है बराबर चाहिए, लेकिन 90 से 90 के बराबर ऐसे कुछ देता करके, ठीक है। वहां पर आपको इतना ध्यान नहीं दे देना, बस इतना बस समझना चाहिए। sin a प्लस b बराबर कड़िन 3/2, तो sin a प्लस b बराबर एक बार ले लेंगे कड़िन 3/2, ठीक है। तो sin a प्लस b, sin a प्लस b, sin कितने अंश का मान होता है, सीधे कहोगे sin 60 अंश का मान होता है, क्योंकि sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, sin 60 अंश का मान होगा, तो a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, तुलना करेंगे तो खोड़ से, तो a प्लस b बराबर 60 आ जाएगा, तो यहाँ से इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और वहां से देखिए cos a माइनस b बराबर कड़िन 3/2 है, तो cos a माइनस b बराबर, cos कितने अंश का मान आप समझते हैं, cos 30 अंश का मान याद होगा, नहीं याद होता याद कर लो भाई, a माइनस b बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश, इसे मान लो समीकरण नंबर 2। अभी 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा, a प्लस b बराबर 60, a प्लस b बराबर 60 और a माइनस b बराबर कितना है 30 है,
तो अब देखिए घटा देंगे, जोड़ देंगे, बी से कट जाएगा तो 2a बराबर कितना आ जाएगा 90, तो a बराबर कितना आ जाएगा 45, a बराबर a का मान इसमें रख दीजिए, कहीं पर रख दीजिए, इसमें समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए a का मान, तो a प्लस b बराबर 60 है, तो a का मान कितना रखोगे 45, 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर कितना आ जाएगा 15 का 90। ये 2 नंबर में सवाल आता है, तो इसे हम दोबारा एक बार और समझा देंगे, ठीक है। कितने उसका मान है, सबसे पहले लिखना sin a प्लस b बराबर करण 3/2, करण 3/2 कितने उसका मान है, आप जानते हैं कि sin 60 अंश का मान है, और sin 60 अंश का मान मतलब sin की तुलना करेंगे, मतलब कोण को तुलना करेंगे, a प्लस b बराबर कितना जाएगा 60 आ जाएगा, तो यहाँ से इस समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। cos a माइनस b बराबर करण 3/2 दिया, तो cos a माइनस b cos a कितने का मान है, cos a का मान है, तो a माइनस b बराबर 30 आ जाएगा। समीकरण एक और विलोपन विधि अब तक तो आ जाना चाहिए, ठीक है। a का मान 45 हो जाएगा, b का मान 15 आ जाएगा। इस वाले यहाँ पर दिया था tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b, इसे आप कैसे करेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, फिर भी ध्यान से tan a को तो tan a लिखना है आपको, और cot b को आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस b, 90 माइनस b, ऐसा क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा बराबर ही तो cot थीटा, जब कोण को तुलना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 90 माइनस b, 90 माइनस b, तो b को इधर लाएंगे तो a प्लस b बराबर कितना जाएगा 90। ये आपको सिद्ध करने के लिए कहा रहा था कि a प्लस b बराबर सिद्ध कर दो 90 डिग्री। ये 2 सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको 2 नंबर में पूछेगा, ये भी 1-2 नंबर में पूछ सकता है, ध्यान रखना इन दोनों सवाल को जरूर करके जाना, ठीक है। अगला सवाल देखिए, तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ खास है, बिल्कुल खास है। क्यों खास है, क्या है, एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर एक अर्धगोलाकार गुंबद, उसका कुल भीतरी आयतन 48,510 मीटर क्यूब है, तथा भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है, तो कमरे की ऊंचाई क्या थी। सवाल आपने पढ़ा, लगा एक बार कोशिश करो, लग जाए तो अच्छी बात है, अब नहीं लगे तो फिर ध्यान से देखो, ठीक है। देखो सबसे पहले थोड़ा समझना पड़ेगा, एक वृत्ताकार कमरा, वृत्ताकार कमरे का मतलब सिलेंडर देखे हो सब लोग, जैसे वृत्ताकार कमरा, ऐसे ऊपर से ऐसे गोलाकार गुंबद लगा, ऐसे मतलब क्या अर्धगोलाकार गुंबद लगा, जिस तरीके से इस तरीके का कुछ फिगर बना, ठीक है, देखो बना देते हैं एक बार, ठीक है ना। अच्छा ठीक बना, कह रहा कि उसका कुल भीतरी आयतन, मतलब इसका जो आयतन है अंदर का, भीतरी मतलब आयतन अंदर का होगा, ये पूरा फिगर का आयतन तब आयतन जो है इतना दिया गया 48 और 510 मीटर क्यूब, ठीक है। ये पूरा कमरे का आयतन है, कमरे का आयतन, कमरे का आयतन बराबर, एक बार देख सकते हैं माइक तो नहीं बन सही, ठीक है। अब कह रहे थे भीतरी व्यास जो है उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। ये जो व्यास होता है ना, व्यास, ये व्यास यहां से लेकर यहां तक, तो इसकी पूरी महत्तम ऊंचाई के बराबर, मतलब जितनी ऊंचाई है उतना व्यास है। कहने का तात्पर्य इस कमरे का जितना व्यास है, जिसे जो व्यास है ये वाला व्यास, उतनी ऊंचाई है। तो मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक हम पूछे तो क्या कहोगे, क्योंकि यहाँ गोलाकार ये रेडियस होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा रेडियस होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा रेडियस होगा। मतलब अगर हम पूछे कमरे की ऊंचाई कितनी है तो आप कहोगे 2r, मतलब कमरे की ऊंचाई। लेकिन अगर हम आपसे पूछे बताओ भाई कमरे का त्रिज्या कितना है, त्रिज्या आप r बताओ, r क्या लिख रहे हैं भाई, r इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि त्रिज्या को हमने r मान लिया, ऐसे कर सकते हो, r मान लिया, ठीक है। ऊंचाई तक 2r आ जाएगी कमरे की। लेकिन अब देखो यहाँ पर वृत्ताकार एक देखो बेलन बना है, और बेलन के ऊपर अर्धगोला रखा, तो ये बेलन की ऊंचाई r है, और अर्धगोले की त्रिज्या r है, अर्धगोले की त्रिज्या r है, और बेलन की त्रिज्या भी r है। अब देखो सुनो, अब यहीं से आपको थोड़ा समझ गया कमरे का आयतन किन किन चीजों से मिलकर बना। एक तो वृत्ताकार जो कमरा है वो बेलन की तरह बनेगा, तो लिखेंगे बेलन का आयतन, इसका आयतन, बेलन का आयतन। ये कंसेप्ट जानते हैं, ये समझ नहीं पाओगे, बस ध्यान से यही समझना आपको। बेलन के तो बेलन बना, नीचे वाला बेलन का आयतन, ऊपर क्या बना अर्धगोला, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन बराबर 48,510। अब दोस्त यहाँ आपको ये बात समझनी है कि अर्धगोले का आयतन कितना, बेलन का आयतन कितना है, हमें फिर कमरे की उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर, तो कमरे की ऊंचाई क्या थी, बेलन का आयतन कितना होगा, देख के बताओ, बेलन का आयतन कितना होगा, पाई r स्क्वायर एच का होगा। अच्छा एच क्या है, एच आखिर में यही r ही है, इसे r लिख लेते, कोई समस्या नहीं होगी। आखिर में एच तो r है, ये तो r
आर के बराबर है, ऊंचाई तो आर के बराबर है, प्लस अर्धगोले का आयतन कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब बराबर दिया 48,510। ठीक है, इसमें से हम अगर पाई कॉमन ले लेते हैं, देखो आर स्क्वायर का गुणा आर में करोगे तो आर क्यूब होगा, तो यहाँ पर आर क्यूब यहाँ पर भी आएगा, आर क्यूब यहाँ पर भी आएगा, तो पाई आर क्यूब भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर तो आर क्यूब पाई कॉमन हो गया, तो बचा क्या 1 बचा, प्लस यहाँ पर 2/3 बचेगा और इधर बचेगा 48,510। अभी देखो पाई का मान अगर रखना चाहो तो रख लो। पाई का मान भाई कितना दिया था, 22/7 दिया था क्या, पता नहीं, ध्यान नहीं देता है, वो ध्यान देना चाहिए तो गलत गया। 3 कम 3 2 5, 5/3, 5/3 और बराबर इधर बचेगा 48,510। ठीक है, मतलब हमें कमरे की ऊंचाई कह रहा था, मतलब हमें 2r का मान निकालना, सीधी सी बात है और कुछ नहीं है, तो निकाल लेते, इसमें कोई समस्या खास होने वाली नहीं है। इतना आप समझिए, 3 कम 3 3 2 5, 5/3। अब बस आपको काटा पीटी लगानी है, तो स्टार्ट करें काटना। चलो 5 से काटोगे 5 9 45 बचेगा 3, 5 7 35 और 5 9 10। दोबारा 5 9 45 बचेगा 3 5 35, 5 से 35 कट जाएगा 5 9 10। ये 22 से कट जाएगा, 11 से काट लेते हैं, 11 से 11 8 88 बचेगा कितना 2 7 2 9 9, 11 8 88, 11 2 22, फिर यार 2 तो बचा है, 2 से फिर काट लेते, 2 चौके 8 2 चौके 8 2 देख कम तो सही था, कट गया भाई, कट गया कट गया कट गया कट गया। तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा 3 गुणा 7 में करें 7 कितना दे जाएगा 21 हो जाएगा, कितना 21, ये 7 21 बचेगा, 21 हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 4 से 41 खुद 21 गुणा 21 है, मतलब 3 बार 21 हो गया, और 3 बार 21 मतलब आर बराबर कितना आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा 21, 21 मीटर में नहीं मीटर में आएगा 21 मीटर, आर बराबर 21 मीटर। लेकिन हमसे आर का तो मान नहीं पूछा, कमरे की ऊंचाई पूछा, तो कमरे की ऊंचाई कितनी है 2r, कमरे की ऊंचाई यहाँ पर लिखना, कमरे की ऊंचाई बराबर 2r, तो 2r निकालेंगे 2 गुणा 21 बराबर कितना आ जाएगा 42 मीटर, 42 मीटर। सवाल कठिन नहीं है, लेकिन 6 नंबर पूछा, ध्यान दो भाई, इस तरह के सवाल जब भी आते हैं ना, हमें लगता है कान खड़े कर देते हैं, मतलब कि स्टूडेंट के, ठीक है, जब विद्यार्थी होते हैं उनके कान खड़े हो जाते हैं, या फिर समझ में नहीं आता कि क्या करना है, या अगर नहीं समझ में आया तो इसे दोबारा एक बार देख लो, काटा पीटी बस लगाना, बस ये ध्यान रखना बस। हाँ, ये जो वृत्ताकार कमरा बना ना, तो एक बेलन का काम करेगा, ऊपर एक अर्धगोला लगा, तो बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन बराबर दिया था, इसमें आप गलती कर सकते हो, और फार्मूला तो याद होना चाहिए। यहाँ पर ऊंचाई का मान r है, क्योंकि व्यास के बराबर, तो व्यास का आधा त्रिज्या होगा, तो उसकी ऊंचाई त्रिज्या हो जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो r बराबर आ गया इतना, तो ऊंचाई कितनी आ गई, महत्तम ऊंचाई कितनी आ गई, मतलब उसकी ऊंचाई कितनी, कमरे की ऊंचाई कितनी आ गई 42 मीटर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाँ क्या कह रहा है एक वायुयान जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए से उन्नयन को 60 अंश, मतलब किसी बिंदु ए से उन्नयन को 60 अंश और 15 सेकेंड उड़ने के बाद, मतलब 15 सेकेंड तक उड़ता है, उड़ने के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 अंश हो जाता है। यदि वायुयान 1500 करीब 3 मीटर की एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। कोई समस्या नहीं है, हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब देखो पहले फिगर समझते हैं। कह रहा है एक वायुयान जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए से, मतलब एक बिंदु ए है, मान लेते हैं यहाँ पर ए है, बिंदु ए से उन्नयन को 60 अंश पर, देखो हवाई जहाज 1500 करीब 3 मीटर 1500 करीब 3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर उन्नयन कोण बताया, कह रहा 60 अंश, उन्नयन कोण कितना 60 अंश। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये यहाँ पर हवाई जहाज उड़ रहा, तो हवाई जहाज कैसे बनेगा, चलो कोई बात नहीं, हवाई जहाज तो बनेगा नहीं। तो हवाई जहाज जो है उड़ रहा, उड़ते उड़ते मान लेते पहुंच गया यहाँ पर, ऐसे से उड़ रहा, उड़ते उड़ते पहुंच गया यहाँ पर, यहाँ पर पहुंच गया। यहाँ पर पहुंचने में उसे 15 सेकंड लगे। 1 सेकंड वाला वो सवाल आता है, लेकिन हम उसे इसमें नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमारी भी ये थोड़ा सा हमारे पास टाइम कम है, अब शाम को बनाएंगे। 15 सेकंड उड़ने के बाद मान लो यहाँ पहुंच गया, और यहाँ पहुंचने के बाद उन्नयन कोण आप बदल कर यहाँ से देख रहे हो ना, यहीं से देख रहे हो, अब उन्नयन कोण बदल कर 30 अंश हो गया, मतलब कितने डिग्री का कोण बना 30 अंश बस। अब ये भी 1500 करीब 3 तक होगा, ये 1500 करीब 3 1500। हमसे कह रहा कि इसकी 4 ज्ञात कर दो, 4। अच्छा 4 बराबर क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का हमें समय पता है, और यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी कोई बता दे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी कोई बता दे तो हम 4 बराबर क्या, 4 बराबर दूरी बटा समय,
बस सीधी सी बात है। दूरी अगर कोई बता दे हम बता देंगे हाँ समझ ना होगा। देखो कैसे निकालेंगे उसे हम थोड़ा देर निकाल लेते हैं। इसे हम ए मान लेते, इसे बी मान लेते, इसे सी मान लेते हैं और कोई मान होते नहीं जिन्हें सी मान लेते, इसे डी मान लेते, इसे ई मान लेते, और कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ट्रायंगल में देखते चलो बनता रहेगा काम खत्म होता रहेगा। हाँ कौन से ट्रायंगल में सबसे पहले देखेंगे ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में। अगर ट्रायंगल ए बी सी में देखोगे दोस्त क्या होगा, यहां पर हम इस वाले दूरी को हम क्या मान लेते, कुछ नहीं तो एक्स मान लेते। आपको तो समस्या नहीं एक्स मानने से, हाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात देख के बताओ, इसमें ट्रायंगल में देखेंगे इन दोनों का, ये हमें पता है ये हम निकाल लेते हैं, ये अगर पता है ये निकालेंगे इन दोनों का रिलेशन क्या होता है tan का, तो लिखेंगे tan 60, क्या लिखेंगे tan 60 बराबर लंब का मान कितना 1500 कर्डिन 3 बटे आधार का मान कितना x, ठीक। tan 60 का मान जानते कितना होता कर्डिन 3 होता, कर्डिन बराबर 1500 कर्डिन 3 और बटे x का गुणा इधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा x हो जाएगा, कर्डिन 3 x जाएगा, कर्डिन 3 के बटे मिला दो सबसे बढ़िया 1500 कर्डिन 3 और बटे कर्डिन 3, कर्डिन 3 से कर्डिन 3 कट जाएगा, बचेगा कितना 1500, सही ना, इतना हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, हाँ x बराबर कितना हो जाएगा 1500, x बराबर 1500। अभी थोड़ा ध्यान देखना, ए यहाँ पर डी माने ए डी सी, ए डी ई में बड़े ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल ए डी ई में, ए डी ई में क्या होगा, हम यहाँ पर 30 डिग्री है तो लिखेंगे tan 30, क्या लिखेंगे tan 30 बराबर लंब का मान कितना होगा 1500 कर्डिन 3 और आधार का मान कितना होगा, इसे y मान लेते, क्या मान लेते y, तो x प्लस वाई, x प्लस वाई। tan 30 का मान कितना होगा 1 बटा कर्डिन 3 बराबर 1500 कर्डिन 3 बटे x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का गुणा 1 में करेंगे, x प्लस वाई बराबर 1500 का गुणा 3 कर्डिन, देखो कर्डिन 3 का गुणा 1500 कर्डिन 3 में करेंगे 1500 और कर्डिन 3 का गुणा कर्डिन 3 में करेंगे 3 आएगा, तो 15 3 कितना हो जाएगा 4500 और x का मान कितना आ जाएगा 1500 और बराबर y बराबर, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4500 माइनस 1500, तो बराबर y बराबर हो जाएगा 3, y बराबर 3000। एक बात बताओ दोस्त, हमें y का ही तो मान निकालना था, हमें क्या निकालना था, दूरी निकालनी थी। क्यों, हम चाहते थे यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाए और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y बराबर आ गया 3000 मीटर, क्योंकि सब मीटर में चला तो मीटर में आएगा, यहाँ पर मीटर लिखो ना। अब देखो हमारे पास क्या है, हम निकालना हमें चाल, क्या निकालना चाल, तो चाल बराबर होगा दूरी बटा, चाल बराबर होगा दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो अब एक बार बताओ दूरी कितना होगा, दूरी 3000, दूरी 3000 और समय कितना होगा 15 सेकंड। अब देखो ये जो आंसर आएगा ना, ये आएगा ऊपर देखो मीटर में और नीचे सेकंड, मीटर पर सेकंड आएगा, लेकिन हमसे चाल पूछ रहा था किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। एक बात ध्यान रखना, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, देखो किलोमीटर बड़ा यूनिट है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए मीटर पर सेकंड से 18/5 से गुणा करते, 18/5 से गुणा करते। ध्यान रखना मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। अगर ये नहीं याद होगा तब भी नहीं कर पाओगे आप। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, तो 5 से भाग करेंगे, 5 × 6 = 30, 6 आएगा। 5 से भाग करेंगे यहाँ पर 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 0, 120 छक्का कितना आ जाएगा 720, 12 से 72, 720 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो हवाई जहाज उड़ रहा है वो 720 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ा। और कभी देखो तो हमें चाल पूछा था, कभी कभी समय पूछता है, एक समय वाला सवाल है, तो समय वाला सवाल हम शायद इस चैनल पे बताए, आप जाकर देखिएगा, मैंने ट्रिग्नोमेट्री का 1 घंटे का वीडियो बनाया, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग 1 घंटा का कुछ वीडियो, घंटा 6-7 मिनट का वीडियो है, उसमें आप जाकर देखेंगे तो आप वहां पर हम सेकंड वाला सवाल कराए, ये वाला सवाल नहीं कराए, लेकिन ये वाला भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को जरूर करके जाइएगा आप। हमें लगता है, उम्मीद करती है वाला आपको सवाल समझ में आ गया होगा, तो आप पूरा देखिए वीडियो। अब 2 वीडियो और हमारी आएगी, मतलब एग्जाम से पहले 2 वीडियो और आएगी, एक आज शाम को आएगी, मतलब कि अभी हम दोपहर में बना रहे हैं, तो एक शाम को आएगी और एक सुबह कल आ जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया, ठीक है। और जहां तक हो सके अपने मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा प्रमोट करिए, हमें भी अच्छा लगेगा। बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।